बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 3 कंपनी के वित्तीय विवरण, जिसमें भाग 1 में आज हम बात करेंगे वित्तीय विवरण का अर्थ, उनकी विशेषताएं, उद्देश्य, उपयोगिता और सीमाओं के बारे में। यानी कुल मिलाकर इस अध्याय की जो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक जानकारी है उसके बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी के वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण क्या है? जैसे कि कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा है कि लेखांकन प्रक्रिया पूरे वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है। और लेखांकन क्यों किया जाता है? किसी व्यवसाय या किसी संस्था के परिणाम जानने के लिए कि जो आर्थिक क्रियाकलाप पूरे वर्ष के दौरान संस्था द्वारा किए गए उनका क्या परिणाम रहा, संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी लाभदायकता कैसी है, आदि सभी चीजों की जानकारी के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो वित्तीय विवरण क्या है? वित्तीय विवरण लेखों अभिलेखों से प्राप्त सूचनाओं का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त सार है, जो एक निर्धारित अवधि का लाभ या हानि बताते हैं और संस्था की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। अगर एकाकी व्यापार या साझेदारी फर्मों की बात करूं तो वहां वित्तीय विवरण या अंतिम खातों में मुख्यतः व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठे की बात की जाती है। लेकिन यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी के वित्तीय विवरण। तो आइए बात करते हैं। वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में लेखा अभिलेखों से प्राप्त ऐसी वित्तीय सूचना, यानी जो भी लेखांकन प्रक्रिया अपनाई गई है उसके लिए जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जो पुस्तकें रखी गई है, उन पुस्तकों से प्राप्त ऐसी वित्तीय सूचना जो संक्षिप्त हो, संपूर्ण रूप में प्राप्त हुई हो। वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति और साथ ही साथ समयावधि क्रियाओं का परिणाम बताते हैं। यानी वो ये बताते हैं कि संस्था ने वर्ष भर जो आर्थिक क्रियाकलाप किए उसका क्या परिणाम रहा, संस्था को लाभ हुआ या हानि हुई। यह लेखांकन सूचनाओं का आंतरिक व बाह्य पक्ष के समझ प्रस्तुत करने का साधन है। यानी ये वित्तीय विवरण वो साधन है जो आंतरिक पक्षकारों को और बाह्य पक्षकारों को संस्था के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं, उन्हें संस्था के संबंध में समझ विकसित करने का अवसर देते हैं। इस प्रकार वित्तीय विवरणों से उस अवधि के संचालन लाभ व हानियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी वित्तीय विवरणों से क्या पता चलता है कि संस्था ने वर्ष भर के दौरान जो क्रियाकलाप किए उनसे संस्था को कितना संचालन लाभ या हानि हुआ, एवं उक्त अवधि के अंत में उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानी जाती है। क्योंकि वित्तीय विवरणों में मुख्यतः लाभ हानि विवरण और चिट्ठा बनाया जाता है। लाभ हानि विवरण से संस्था को लाभ या हानि का पता चलता है और स्थिति विवरण से संस्था को क्या पता चलता है? स्थिति विवरण से संस्था को एक निर्धारित तिथि पर संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 40 के अनुसार सामान्यतः वित्तीय विवरणों के एक पूरे सेट में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। एक कंपनी के वित्तीय विवरणों में क्या क्या शामिल किया जाता है उसकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे चिट्ठा। यह एक निश्चित तिथि को संस्था की संपत्तियों व दायित्वों अर्थात वित्तीय स्थिति का विवरण होता है। ये एक पर्टिकुलर डेट को ये बताता है कि कंपनी के स्वामित्व में कौन कौन सी संपत्तियां हैं और कंपनी को एक निर्धारित तिथि को कौन कौन से दायित्वों का भुगतान करना है। इसे तुलन पत्र भी कहा जाता है, स्थिति विवरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा आता है लाभ हानि विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहां पर ट्रेडिंग और पीएनएल की जगह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ने ले ली है। यहां पर एक ही विवरण बनाया जाएगा जो ही आपके वास्तविक लाभ को प्रदर्शित करेगा। यह एक लेखा अवधि में व्यवसायिक क्रियाओं के शुद्ध परिणामों को बताता है। इसे आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
लेखा टिप्पणियां व संख्यात्मक टिप्पणियां। कंपनी के चिट्ठे में बहुत सारी मदों को, बहुत सारे शीर्षकों और उपशीर्षकों को शामिल किया गया है और उन उपशीर्षकों में दिखाई जाने वाली मदों को लेखांकन टिप्पणियों में तैयार किया जाता है, जो कि लाभ हानि विवरण और तुलन पत्र के नीचे तैयार की जाती है। अगला है रोकड़ प्रवाह विवरण। कंपनी अधिनियम में कुछ कंपनियों के लिए, सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ कंपनियों के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना आवश्यक कर दिया है, जिससे संस्था को वर्ष के दौरान हुए रोकड़ प्रवाह यानी रोकड़ के अंतर्गमन और बहिर्गमन का पता चलता है। वित्तीय विवरणों का अर्थ समझ लेने के बाद और वित्तीय विवरण में शामिल किए जाने वाले मुख्य मुख्य विवरण या फिर खातों को समझने के बाद अब बात करते हैं वित्तीय विवरणों की विशेषताओं की। वित्तीय विवरण की प्रकृति या विशेषताएं। वित्तीय विवरण की सूचनाएं निम्नांकित संयोजनों का परिणाम है। वित्तीय विवरण की क्या क्या विशेषताएं हैं? अभिलेखित एवं पर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि वित्तीय विवरण पूरे साल अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया का सार है, रिजल्ट है, और पूरे साल जो अभिलेख या रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं वो निर्धारित साक्ष्यों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। हर एक व्यवहार का जो लेखांकन में लिखा गया है उसका संस्था के पास पुख्ता प्रमाण होता है। तो यहां पर व्यापारिक व्यवहारों को प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर अभिलेखित किया जाता है, अर्थात सभी अभिलेखित सूचनाएं साक्ष्यों पर आधारित होती है। यानी वित्तीय विवरणों में दी गई सभी सूचनाएं साक्ष्यों पर आधारित होती है, रिकॉर्डेड होती है। अगली विशेषता है लेखांकन परंपराओं पर आधारित। बहुत सारी लेखांकन परंपराएं आपने पढ़ी होंगी जिसके आधार पर लेखांकन किया जाता है। तो लेखांकन परंपराओं पर वित्तीय विवरण आधारित होते हैं, क्योंकि लेखांकन उन परंपराओं का पालन करते हुए ही तैयार किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रूढ़िवादिता अवधारणा, और रूढ़िवादिता अवधारणा ये कहती है कि भविष्य में होने वाली हानियों को, जो कि संभावित है, ज्ञात है, उन्हें आज ही हानि मान लीजिए जब वो ज्ञात हो चुकी हैं। इससे परिणाम वास्तविक परिणामों के नजदीक पहुंच जाते हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन परंपराओं के आधार पर बनाए जाते हैं। लेखांकन परंपराओं के उपयोग से वित्तीय विवरण समझने योग्य और साथ ही साथ तुलना योग्य हो जाते हैं। जैसे कि रूढ़िवादिता परंपरा के कारण भावी हानियों को आज ही क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उनके लिए प्रावधान या आयोजन बना लिया जाता है। इससे परिचालन परिणाम यानी कि जो आपकी लाभदायकता है, आपके जो लाभ है वो वास्तविक स्थिति के और भी करीब होते हैं, यानी वो और भी सटीक परिणाम बताते हैं। अगली जो विशेषता है वो है अवधारणाओं पर आधारित। जो लेखांकन की बहुत सारी अवधारणाएं, जैसे पृथक अस्तित्व अवधारणा है, चालू व्यवसाय अवधारणा है, मुद्रा माप संबंधी अवधारणा है, इनका पालन करते हुए लेखांकन किया जाता है। तो वित्तीय विवरण लेखांकन अवधारणाओं को अपनाते हुए बनाए जाते हैं। जैसे कि चालू व्यवसाय अवधारणा के अंतर्गत क्या माना जाता है, यह माना जाता है कि व्यवसाय निरंतर और सतत रूप से चालू रहेगा, उसी आधार पर व्यवसाय में व्यवहार किए जाते हैं, ये मानकर कि आने वाले लंबे समय तक व्यवसाय चलता रहेगा। व्यवसाय सतत रूप से चलता रहेगा, इसलिए वित्तीय विवरण अधिक योग्य, समझने योग्य और तुलनीय बनते हैं। व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव। लेखांकन किसके द्वारा किया जाएगा? एक मानव के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, उसके द्वारा अपनाए गए निर्णय, उसके द्वारा लेखांकन में अपनाई गई नीतियां कई बार उसके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होती है, उसकी सोच से भी प्रभावित होती है। जैसे स्टॉक के मूल्यांकन के लिए उसने कौन सी विधि को अपनाया, लीफो को, फीफो को, बहुत सारी विधियां स्टॉक मूल्यांकन की आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो जिस विधि को वो अपनाएगा परिणाम उसी आधार पर प्राप्त होंगे। तो यहां पर यह बताया गया है कि वित्तीय विवरण व्यक्तिगत निर्णयों से भी प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत निर्णयों से वित्तीय विवरण प्रभावित होते हैं। जैसे स्टॉक के मूल्यांकन की कौन सी विधि अपनाई है, यह निर्णय प्रबंधकों को व्यक्तिगत निर्णय होगा, वो उन्हें खुद को अपने स्तर पर यह निर्णय लेना होगा। वित्तीय विवरणों को प्रभावित करते हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णय वित्तीय विवरणों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत निर्णय भी वित्तीय विवरणों को बनाने में भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु है लाभदायकता व आर्थिक स्थिति का पता चलना।
बिल्कुल वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य ये है, वो तैयार इसलिए किए जाते हैं ताकि विभिन्न जो पक्षकार हैं उन्हें उनसे संबंधित सूचना प्राप्त हो सके। जबकि अंशधारी अपनी विनियोजित राशि की सुरक्षा के बारे में और लाभदायकता के बारे में जानना चाहते हैं। ऋणदाता संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में और शोधन क्षमता के बारे में जानना चाहता है। तो वित्तीय विवरणों से ये सभी उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। संस्था की लाभदायकता और साथ ही साथ संस्था की आर्थिक स्थिति का वित्तीय विवरणों से पता चलता है। वित्तीय विवरणों की विशेषताओं को समझने के बाद अब बात करते हैं वित्तीय विवरण के उद्देश्यों की। वित्तीय विवरण के क्या मुख्य तौर पर उद्देश्य हैं? तो जैसा कि आपने देखा कि वित्तीय विवरण क्यों तैयार किए जाते हैं, विभिन्न पक्षकारों को सूचना देने के लिए। और विभिन्न पक्षकार क्यों जानकारी चाहते हैं? क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने हैं। ऋणदाता यह जानना चाहता है कि मैं संस्था को ऋण दूं या ना दूं। इसी तरीके से अंशधारी ये जानना चाहता है कि मैं कंपनी में लगाए गए विनियोगों को जारी रखूं या ना रखूं। वो लाभदायकता में भी इंटरेस्टेड होते हैं। इसी तरह से कर्मचारी अपने वेतन, अपने भत्तों से संबंधित निर्णयों के लिए इन सारी बातों को जानना चाहते हैं। तो वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो वित्तीय विवरण का एक प्राथमिक उद्देश्य जो है वो ये है कि विभिन्न पक्षकारों को सूचना देना ताकि वो निर्णय लेने में सफल हो सके। वित्तीय विवरण अंशधारकों और बाहरी पक्षों द्वारा किसी संस्था की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को समझने हेतु संबंधित सूचनाओं के आधारभूत स्रोत हैं। यानी वित्तीय विवरण जो हैं वो किसी भी पक्षकार के लिए संस्था की आधारभूत सूचना होते हैं। यानी वित्तीय विवरणों को समझकर कोई भी बाहरी पक्षकार या अंशधारी संस्था के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उसकी लाभदायकता के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी ले सकता है। ये एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान संपत्तियों देयताओं के संदर्भ में व्यवसाय के परिणामों के बारे में सूचना उपलब्ध कराते हैं। जो वित्तीय विवरण है वो एक पर्टिकुलर निर्धारित अवधि से संबंधित होते हैं और वो संस्था की संपत्तियों और दायित्वों के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही साथ जो निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करते हैं। अतः वित्तीय विवरणों का प्राथमिक उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में सहायता करना है। निर्णय लेने के लिए वो सूचनाएं चाहते हैं और वो सूचनाएं वित्तीय विवरणों से उपलब्ध हो जाती है। आइए अब वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के बिंदुओं को समझते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक, व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना। जैसा कि आप जानते हैं कि वित्तीय विवरण में तुलन पत्र या स्थिति विवरण एक निर्धारित तिथि का तैयार किया जाता है और यह स्थिति विवरण किसी निर्धारित तिथि को संस्था की संपत्तियों और दायित्वों के बारे में संपूर्ण सूचना देता है। वित्तीय विवरणों को इसी उद्देश्य से तैयार किया जाता है ताकि वे बाहरी व आंतरिक पक्षकारों को संस्था की आर्थिक स्थिति व उसके दायित्व के संबंध में पर्याप्त सूचनाएं दे सके। अगला बिंदु है व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध कराना। बिल्कुल वित्तीय विवरण में लाभ हानि विवरण तैयार किया जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा है, और वो लाभ हानि विवरण अपने परिणाम लाभ या हानि के रूप में दिखाता है, जिससे कि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह निर्धारित कर सकता है कि संस्था को विगत वर्ष में लाभ हुआ या हानि। तो वास्तव में संस्था की लाभार्जन क्षमता के बारे में वित्तीय विवरण सूचना देते हैं, उसकी संपत्ति और दायित्वों के बारे में भी सूचना देते हैं। रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना। जैसा कि आपको बताया गया कि वित्तीय विवरणों में कुछ कंपनियों के लिए रोकड़ प्रवाह बनाना भी आवश्यक है। तो जब वे रोकड़ प्रवाह बनाएंगी तो जो सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, जानकारी लेने वाले व्यक्ति हैं, वो ये देख सकते हैं उस कैश फ्लो स्टेटमेंट या रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से कि वर्ष के दौरान कितना रोकड़ प्रवाह हुआ, कितना पैसा संस्था के मतलब विभिन्न क्रियाओं से कितना पैसा प्राप्त हुआ और विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत संस्था को कितना पैसा लगाना पड़ा। अगला बिंदु है प्रबंध की प्रभावशीलता को आकलित करना। बिल्कुल किसी भी संस्था के वित्तीय विवरणों को देखकर आप संस्था में कार्यरत जो प्रबंध संस्था है या प्रबंधकीय व्यक्ति हैं उनकी कार्यकुशलता का मापन कुछ हद तक कर सकते हैं, क्योंकि यदि वित्तीय विवरणों से प्राप्त होने वाले परिणाम संस्था के अनुकूल है, संस्था की लाभदायकता अच्छी है, उसकी शोधन क्षमता अच्छी है, उसकी तरलता अच्छी है, तो आप कह सकते हैं कि संस्था में जो प्रबंध कार्य कर रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से कार्य कर रहा है और संस्था के संसाधनों का अधिकतम व कुशलतम प्रयोग कर रहा है। तो वित्तीय विवरण कुछ हद तक प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मापन का साधन है।
वित्तीय विवरणों को एक उद्देश्य यह भी है, इससे प्राप्त सूचनाओं से इस बात का आकलन किया जा सकता है कि संस्था में कार्यरत प्रबंध व्यवस्था कितनी प्रभावशील है, प्रबंध द्वारा संस्था के संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जा रहा है नहीं। बिल्कुल आप वित्तीय विवरणों के परिणामों से इस जानकारी का अंदाजा लगा सकते। समाज को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के संदर्भ में सूचना, संस्था द्वारा जो क्रियाकलाप समाज में रहकर किए जा रहे हैं उससे वो समाज को प्रभावित करते हैं और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से ही वो प्रभावित करते हैं, तो उन्हें अपने वित्तीय विवरणों में इस संबंध में भी सूचना देनी होगी। अगला बिंदु है लेखांकन नीतियों को प्रकट करना। वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के बारे में जानकारी मिलेगी। वित्तीय विवरणों को जब आप देखेंगे, जो समझने वाले हैं जो वित्तीय विवरणों को देखेंगे वो इस बात का अंदाजा लगा सकेंगे कि वित्तीय विवरणों में किस प्रकार की लेखांकन नीतियों का प्रयोग किया गया है। वित्तीय विवरणों के माध्यम से प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों का पता चलता है, साथ ही वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की जानकारी भी प्राप्त होती है। वित्तीय विवरणों के उद्देश्यों को समझने के बाद अब बात करते हैं वित्तीय विवरणों के उपयोग अथवा महत्व की। वित्तीय विवरण की क्या उपयोगिता और क्या महत्व है, तो आप सभी जानते हैं कि व्यावसायिक संस्थाओं से कई प्रकार के पक्षकार जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सरकार, अंशधारक, कर्मचारी, लेनदार, और वे सभी संस्था की लाभार्जन क्षमता, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी चाहते हैं और ये जानकारी उन्हें सुलभ रूप से किससे प्राप्त होगी, वित्तीय विवरणों से प्राप्त होगी। तो वित्तीय विवरण व्यवसाय के जो पक्षकार हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उन्हें जिन सूचनाओं की जानकारी चाहिए होती है वे सभी उन्हें वित्तीय विवरणों से प्राप्त होती है। वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं में प्रबंध, निवेशक, अंशधारक, लेनदार, सरकार, बैंकर, कर्मचारी आदि शामिल होते हैं। वित्तीय विवरण इन सभी पक्षों को प्रबंध के निष्पादन संबंधी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि इन्हें जो सूचनाएं चाहिए होती हैं सबके अपने अपने हित है। अंशधारक या निवेशक लाभार्जन क्षमता और साथ ही साथ विनियोगों की सुरक्षा को महत्व देंगे। लेनदार ब्याज की उपलब्धि और साथ ही साथ अपनी ऋण राशि की सुरक्षा को महत्व देंगे। सरकार संस्था की लाभार्जन क्षमता के साथ साथ ये देखना चाहेगी समाज को संस्था ने क्या योगदान किया है। तो कुल मिलाकर विभिन्न पक्षकार जो भी सूचनाएं चाहते हैं वो उन्हें वित्तीय विवरणों से प्राप्त होती है और उपयुक्त आर्थिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं। जब इन पक्षकारों को ये सूचनाएं उपलब्ध होती है तो वे अपने संबंधित जो निर्णय हैं वो ले सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट का अनिवार्य भाग है, यानी जो रिपोर्ट की जाती है उसका विशेष रूप से अनिवार्य भाग है, क्योंकि इससे संस्था की लाभार्जन क्षमता और आर्थिक स्थिति का पता लगता है। अब बात करते हैं वित्तीय विवरण की उपयोगिता के बिंदुओं की। सबसे पहला बिंदु इन्होंने कहा है प्रबंधकों की कार्यदक्षता पर रिपोर्ट, यानी वित्तीय विवरण संस्था की लाभार्जन क्षमता और आर्थिक स्थिति को ही प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि वो इस बात को भी बताते हैं, इस बात को भी परिलक्षित करते हैं कि संस्था में जो प्रबंधक कार्यरत हैं, जो प्रबंध व्यवस्था कार्यरत है, वो कितनी कुशलतम ढंग से कार्य कर रही है। उसका मापन वित्तीय विवरणों को देखकर किया जा सकता है। वित्तीय विवरण अंशधारकों के लिए प्रबंधकों की कार्यदक्षता की रिपोर्ट करते हैं, यानी वे अंशधारियों को ये बताते हैं कि संस्था में जो प्रबंध व्यवस्था कार्यरत है वो किस तरीके से कार्य कर रही है। वित्तीय विवरणों की सहायता से प्रबंध की कार्यदक्षता या निष्पादन, उनके द्वारा जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उस निष्पादन की गणना की जा सकती है और स्वामित्व की अपेक्षाओं के बीच अंतर को समझा जा सकता है, यानी कि स्वामित्व प्रबंधकों से क्या चाहता है और प्रबंधकों ने क्या परिणाम दिए हैं, उन दोनों की तुलना करके उसका अंतर निकाला जा सकता है और प्रबंधकों की कार्यदक्षता का मूल्यांकन हो सकता है। वित्तीय नीतियों के लिए आधार, संस्था के वित्तीय विवरण, कॉरपोरेट जगत के जो वित्तीय विवरण हैं वो वित्तीय नीतियों के लिए आधार प्रदान करते हैं। सरकार की विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं, मौद्रिक नीति, कराधान नीति, वो सब संस्था में जो वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचनाएं हैं उनके आधार पर तैयार की जाती है।
वित्तीय नीतियां विशेष रूप से सरकार की कराधान नीतियां निगमित उपक्रमों के वित्तीय जो समीक्षा है, वित्तीय जो परिणाम है, उससे संबंधित होते हैं। वित्तीय विवरण औद्योगिक कराधान तथा सरकार की अन्य आर्थिक नीतियों के लिए क्या प्रदान करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। अगला बिंदु है ऋणों की स्वीकृति के लिए आधार। बिल्कुल, जब आप किसी निगमित संस्था होते हुए संस्था के लिए आप ऋण लेना चाहते हैं, ऋण देने वाली संस्था से जब आप संपर्क करते हैं तो वो सर्वप्रथम आपकी शोधन क्षमता और लाभदायकता को देखना चाहेगी, और शोधन क्षमता और लाभदायकता की जांच आपके वित्तीय विवरणों से की जा सकती है। तो ऋण की स्वीकृति की जाए या ना की जाए, इसका निर्णय भी वित्तीय विवरणों के माध्यम से लिया जा सकता है। तो ये किसके लिए सहायक होंगे? वित्तीय संस्थाओं के लिए सहायक होंगे, जो कि वित्तीय विवरणों को देखकर निर्णय कर सकेंगे। निगमित संस्थानों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से विभिन्न उद्देश्य हेतु ऋण उठाने पड़ते हैं। जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं कंपनियां हैं, उन्हें अपने व्यावसायिक संचालन हेतु और अपनी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कई प्रकार के ऋण वित्तीय संस्थाओं या बैंकों से उठाने होते हैं, बैंकों से लेने होते हैं। ऋणदाता संस्थान निगमों के वित्तीय निष्पादनों के आधार पर ऋण स्वीकृत करते हैं, और जो ऋण देने वाली संस्थाएं हैं वो संस्था के जो वित्तीय परिणाम हैं उसके आधार पर ही उन्हें ऋण स्वीकृत करते हैं। अब वित्तीय परिणामों को किससे जाना जा सकता है? वित्तीय विवरणों से जाना जा सकता है। अगला बिंदु है भावी निवेशकों के लिए आधार। यदि आप किसी निगम में, किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप दो बातों को विशेष महत्व देंगे। एक तो प्राप्त होने वाली आय, और साथ ही साथ आपके द्वारा निवेश किए गए धन की सुरक्षा। इन दोनों ही बातों का निर्णय जो भावी निवेशक है वो संस्था के वित्तीय विवरणों को देखकर ले सकते हैं, क्योंकि जो भूतकाल में जो परिणाम वित्तीय विवरणों से प्राप्त हुए हैं उससे कुछ हद तक भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है और वे अपने निवेश के लिए निर्णय कर सकते हैं। निवेशकों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के निवेशक सम्मिलित हैं। उनके निवेश के निर्णय में प्रमुख ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे अपने निवेश के लिए न्यायोचित लाभ, सुरक्षा एवं तरलता को देखना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। वित्तीय विवरण निवेशकों को दीर्घकालीन एवं अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता का आकलन किससे कर सकते हैं? वित्तीय विवरणों से कर सकते हैं। पहले से किए गए निवेश के मूल्य हेतु दिशा निर्देश, यानी जो वर्तमान अंशधारी हैं वे अपने निवेशों को, जो अपना निवेश उन्होंने धन किया है, वे निगम में चालू रखें या फिर उसे समाप्त कर दें, अर्थात अपने अंशों का विक्रय कर दें। इस बात का निर्णय भी वित्तीय विवरणों से लिया जा सकता है, क्योंकि वित्तीय विवरण संस्था के भूतकालिक परिणामों को स्पष्ट करते हैं, यानी कि जो समय, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसके क्या परिणाम रहे, कितनी संस्था की लाभदायकता रही। इस आधार पर वर्तमान निवेशक भी निर्णय ले सकते हैं कि वे अपने विनियोगों को चालू रखें या फिर उनका विक्रय कर कंपनी से संबंध विच्छेद कर लें। अगला बिंदु है व्यापार संगठनों को अपने सदस्यों की सहायता में सहायक करना। ये भी वित्तीय विवरणों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना, और वे संस्था के वित्तीय विवरणों से इस संबंध में निर्णय कर सकते हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो व्यापार संगठन इस उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं कि वे अपने सदस्यों को सेवा और सुरक्षा प्रदान कर सकें, वे मानक अनुपात विकसित कर सकें, यानी कुल मिलाकर वो इस तरह के मानक निर्धारित कर सकते हैं जिनका पालन सभी के लिए अनिवार्य हो, और खातों के लिए एक रूपी व्यवस्था निर्मित कर सकते हैं, यानी सभी संस्थाओं के द्वारा एक जैसा लेखांकन और एक जैसी लेखांकन नीतियां अपनाई जाए। अगला बिंदु है शेयर बाजारों की सहायता। वित्तीय विवरण शेयर बाजारों की किस प्रकार से सहायता करते हैं? वित्तीय विवरण शेयर बाजार को वित्तीय निष्पादनों की रिपोर्ट में पारदर्शिता की सीमा को समझने में सहायता करते हैं तथा उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वे निवेशकों के हितों की क्या कर सकें? रक्षा कर सकें। वित्तीय विवरण अंश दलालों को इस योग्य बनाते हैं कि वे अंश का मूल्य उद्धृत कर सके। वित्तीय विवरणों के आधार पर वो अंश का मूल्य निकाल सकते हैं। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता को समझने के बाद
ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि वित्तीय विवरण किसी एक के लिए नहीं बल्कि व्यवसायिक के विभिन्न पक्षकारों के लिए लाभदायक है, उनके लिए उपयोगी है। लेकिन फिर भी वित्तीय विवरणों में भी कुछ सीमाएं, कुछ दोष है, तो आइए उनकी बात करते हैं। वित्तीय विवरणों की सीमाएं। यद्यपि वित्तीय विवरण तैयार करने में तथा उपयोगकर्ताओं को सूचना प्रदान करने में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। बिल्कुल, वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत और उन्हें उनके पक्षकारों तक पहुंचाने हेतु बहुत सावधानी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ सीमाएं, कुछ दोष हैं। उनके बिंदुओं की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते। आप सभी जानते हैं कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लेखांकन पर आधारित है, ऐतिहासिक लागत पर आधारित है। वर्तमान में हुए मूल्य परिवर्तनों का उल्लेख उसमें नहीं होता है। वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया जाता है। चूंकि धन की क्रय शक्ति बदलती रहती है, मुद्रास्फीति के कारण धन की क्रय शक्ति बदलती रहती है, अतः वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में जो चिट्ठे में दिखाया गया है उसमें और वर्तमान में जो बाजार मूल्य है उसमें अंतर होता है। तो कुछ हद तक वो वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाते हैं। अगला बिंदु है परिसंपत्तियां वसूल नहीं की जा सकती। बिल्कुल, जब व्यापार निरंतर चलेगा तो उन परिसंपत्तियों को विक्रय अगर हम कर देंगे तो फिर व्यापार किस तरीके से चलेगा। तो लेखांकन को विशेष रूढ़ियों के आधार पर किया जाता है, जैसा कि रूढ़िवादिता अवधारणा। कुछ परिसंपत्तियां संभवतः कथित मूल्य पर वसूल नहीं की जा सकती अगर कंपनी का परिसमापन का जोर डाला जाए, यानी कंपनी का अगर समापन की बात अगर की जाए। अगला बिंदु है परिसंपत्तियां वसूल नहीं की जा सकती क्योंकि जिस मूल्य पर चिट्ठे में उन संपत्तियों को दिखाया जाता है वो तो उनकी असमाप्त लागतें होती हैं। असमाप्त से मतलब जिसे अभी तक अपलिखित नहीं किया गया है या फिर उसका दोहन नहीं किया गया है। तो जिस मूल्य पर वो दिखाई जाती हैं जरूरी नहीं है कि समापन के समय उसे उसी मूल्य पर वसूल किया जा सके। तो यह भी वित्तीय विवरण का एक दोष है। पक्षपाती, आप सभी जानते हैं कि जो लेखांकन किया जाता है वो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो लेखांकन में कुछ नीतियां भी उनके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है, जैसे कि मूल्यह्रास के लिए कौन सी नीति का प्रयोग किया जाए, स्टॉक के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए। ये प्रबंध और लेखाकारों के व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करता है, उनके ज्ञान और उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो कुछ हद तक लेखांकन में वित्तीय विवरण पक्षपात रूप से तैयार होते हैं क्योंकि उनकी व्यक्तिगत सोच का प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता है। वित्तीय विवरण अभिलिखित तथ्यों, संकल्पनाओं तथा प्रयुक्त परंपराओं का परिणाम होते हैं और लेखाकार या लेखापाल के द्वारा विभिन्न स्थितियों में निजी धारणा के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अतः परिणामों में पक्षपात दिखता है और वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई वित्तीय स्थिति वास्तविक नहीं होती क्योंकि वो व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होती है। अगली है समग्र सूचना। वित्तीय विवरण सूचना के तौर पर समग्र सूचना तो देते हैं लेकिन विस्तृत और गहरी सूचना नहीं दे पाते हैं। इस कारण हो सकता है पक्षकारों को निर्णय लेने में असुविधा हो। अगला बिंदु है अनिवार्य सूचना का अभाव। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वित्तीय विवरण में दिखाई नहीं जाती लेकिन वो व्यावसायिक संस्थाओं को प्रभावित करती है। जैसे अगर बात की जाए तो संबंधित हानि, बाजार से संबंधित हानि है या समझौते का उल्लंघन होने पर व्यापार को हानि उठानी पड़ सकती है, लेकिन इनको वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ये व्यापार को या संस्था को प्रभावित काफी हद तक। अगला बिंदु है गुणात्मक सूचना या गुणवत्तापूर्ण सूचना में कमी। वित्तीय विवरण में जो सूचनाएं शामिल की जाती हैं वो आर्थिक प्रकृति की होती है, यानी इसमें उन्हीं लेन देनों या उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो कि मुद्रा के रूप में मापी जा सकती हो। लेकिन बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें मुद्रा में मापना संभव नहीं है, लेकिन वो भी व्यापार को या संस्था को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो औद्योगिक संबंध, संस्था के अंदर औद्योगिक संबंध कैसे हैं, कर्मचारी, स्वामी और प्रबंध के बीच संबंधों का
मतलब किस तरह के संबंध हैं या औद्योगिक वातावरण कैसा है, ये व्यावसायिक संस्थाओं को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, लेकिन वित्तीय विवरण में इस तरह की बातों का कोई समावेश नहीं होता। अगला बिंदु है, ये केवल अंतरिम रिपोर्ट होती है। बिल्कुल, लाभ हानि जो बात करता है, लाभ हानि विवरण, वो बात करता है एक विशिष्ट अवधि के लाभों की, लेकिन ये भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में कोई घोषणा नहीं करता है, कोई जानकारी नहीं देता है। इसी तरह से अगर स्थिति विवरण की बात की जाए तो स्थिति विवरण भी एक निर्धारित तिथि को, आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, लेकिन भविष्य में होने वाली बातों का स्थिति विवरण या लाभ हानि विवरण में कोई समावेश नहीं होता है। इस कारण ये केवल एक अंतरिम सूचना ही माने जा सकते हैं। इसी के साथ आपके वित्तीय विवरण की उपयोगिता व सीमाएं भी समाप्त होती है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।